तो जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसकी याद दी गई है, एक टेबल दी गई है कि स्टार 1 3 4 और 5, ठीक है, ये टेबल दी गई है। और एक हो रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक टेबल तो मैथ में बनाई रखी है कि ये स्टार क्या है। अब एक्चुअल में हमें क्या करना है, ये तो बाई चांस दोनों साइड ना 1 2 3 4 1 2 3 4 है, नहीं तो क्या करना, जो ये ऊपर वाली रो है ना उसको तो यहाँ लिख दो, जो ये नीचे वाली है इसको ऊपर लिख दो, तो फिर सेम है लिख दिया। फिर उसके बाद जो ये फर्स्ट है इसको बोलते हैं एक किस्म से कॉलम ना रो, फर्स्ट रो है जो, इसको क्या करो ऐसे लिख दो, मतलब कि जो ये ऐसे है ना ऐसे कर दो। फिर जो सेकंड है उसको फिर ऐसे सेकंड में ऐसे कर दो, थर्ड को फिर सेकंड में ऐसे कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देख, फर्स्ट में 1 1 1 है तो फर्स्ट को ऐसे ही यहाँ पे लिख देना 1 1 1 1। फिर सेकंड में 1 2 1 2 1, तो ये इस स्टेप से लिख देना 1 2 1 2 1। थर्ड में क्या है 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। फोर्थ में क्या है 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1। और फिफ्थ में क्या है 1 1 1 1 5। अगर ये जो अब मैंने चेंज करके बनाई, एक किस्म से मैंने ये 1 स्टार 2 आना था, मैंने इसको बदल दिया तो ये 2 स्टार 1 हो गया है ना। अगर ये जो टेबल नहीं हमारे पास आई, ये सेम टू सेम है जो पहले टेबल उन्होंने दी गई थी, तो फिर जो स्टार है वो क्या कहलाएगा, कोम्यूटेटिव, ठीक है। स्टार इज कोम्यूटेटिव। अब ये देखिए सेम है टेबल जो वहाँ पे है ना, किसी की भी वैल्यू निकाल ले यहाँ से। एक्चुअली जहाँ पे 3 है इस टेबल में अब भी वहीं पे 3 है चेंज करने के बाद भी, ठीक है। तो ये स्टार क्या है फिर, कोम्यूटेटिव है। यानी कि टेबल में क्या करो, इनको रो बोलते हैं किस्म से, जब मैट्रिक्स पढ़ेगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनको रो, इनको कॉलम। हमने क्या किया, रो को कॉलम में बदल दिया, रो को कॉलम में बदल दिया। इसको बोलते हैं एक्चुअली रो को कॉलम में बदलने को ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है ये सब हम ना मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स ऐसे ही होती है, एक स्क्वायर में कुछ एलिमेंट लिखे हुए, उसकी रो को कॉलम में बदलने को ट्रांसपोज कहते हैं। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये टेबल सेम ही रहती है तो फिर स्टार क्या कहलाएगा, कोम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़, क्या डिफाइन किया गया है। स्टार इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट 1 2 3 4 एंड 5। सेट दिया है 1 2 3 4 एंड 5। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है इसके ऊपर। कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी की वैल्यू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, एच सी एफ ऑफ ए एंड ये है। अब ध्यान से देख, इज दी ऑपरेशन स्टार इज सेम एज दी, क्या पूछा है, इज दी ऑपरेशन स्टार, जो ये ऑपरेशन स्टार इन्होंने डिफाइन किया, क्या ये सेम है क्या एज दी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। अब हमें ये चेक करना कि ये जो ऑपरेशन डिफाइन किया ए स्टार बी, एच सी एफ लेना ए और बी का इस सेट पे, और जो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक 1 2 3 4 5 पे एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है जिसकी टेबल बना के दे रखी है, तो हमें चेक करना है कि ये ऑपरेशन और ऊपर वाला ऑपरेशन सेम है क्या, ठीक है। अगर एक्चुअल में अब इसकी हम क्या बनाएंगे, ये टेबल बनाएंगे। अगर ये टेबल ऊपर वाली टेबल से एज टू एज मैच होगी ना, सेम टू सेम, तो हम कहेंगे स्टार कैसा है, ऊपर वाले के जैसा ही है, ठीक है। अदरवाइज सेम नहीं है। अब इसकी क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए पहले तो वही 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 1 2 3
4 और ये 5। अब टेबल बनाते हैं। अब मैं तुझसे किसी भी पॉइंट की वैल्यू पूछ सकता हूँ। जैसे यहाँ पे पूछूंगा तो यहाँ पे कौन आना है, 3 स्टार 2, है ना। क्या आना है, 3 स्टार 2। अब 3 स्टार 2 की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, 1 मिनट पहले पढ़। तो 3 स्टार 2 क्या होता है, ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रखे हैं इन्होंने, तो ये होगा HCF ऑफ 3 एंड 2। यानी कि मैं इस पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा हूँ, यहाँ पे 3 स्टार 2 की जगह क्या आना चाहिए, है ना। 3 स्टार 2 की जगह जो ये वैल्यू आएगी। अब HCF ऑफ 3 एंड 2 क्या आएगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कौन है, 3 हाईएस्ट कैसे है, 3 इसमें भी आवा इसमें भी आवा है। एक तो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन है इन दोनों में, 1। उससे बड़ा कोई है क्या कॉमन फैक्टर, फिर तो हाईएस्ट वही तो हुआ। तो 3 एंड 2 का HCF क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए थी, 1। और देख वहाँ पे देखना ऊपर वाली टेबल में 3 स्टार 2 पे क्या है, 1 ही है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू तो मैच होगी। कोई और वैल्यू निकाल के देखते हैं। सपोज मैं यही निकाल लेता हूँ, 4 स्टार 2, 4 स्टार 2 निकालता हूँ। तो HCF किसका आएगा, 4 एंड 2 का, है ना। तो इसका HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है अब, 2। तो ये आएगा 2। देख वहाँ पे भी 2 ही है। तो ऐसे करके ये टेबल ना कंप्लीट करनी है तूने, ठीक है। और तू देखेगी ये एग्जैक्टली सेम आएगी ऊपर वाली टेबल के, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ऊपर वाली टेबल है ना वो इसी ऑपरेशन को लेके बनाई गई होगी, ठीक है। तो ये था कि ये चेक करना था कि ये ऊपर वाली के सेम है कि नहीं। टेबल तो कंप्लीट हो जाएगी ना, अब तो HCF सबका निकल जाएगा ना, ठीक है। और फिर अगर यहाँ से तुझे ये देखना होता है ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, ये देखना आसान था। A स्टार B तो क्या है, HCF ऑफ A एंड B। B स्टार A क्या आता, B एंड A और B का ले लो या B और A का ले लो, सेम ही आना है, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू आई ना 2 स्टार 4 की, यही यहाँ पे आनी थी 2, ठीक है। जो 3 स्टार 2 की आई वही 2 स्टार 3 की आनी थी, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़। कितने पेज हो गए थे, 52। ये 59 पे पहुँच गए थे, 59 पे पहुँच गए थे। वो 52 से तो उस दिन स्टार्ट किए थे। 60 तो पढ़। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्या है बता, किस पे डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है एक ऑपरेशन स्टार। A स्टार B LCM ऑफ A एंड LCM लेना है A एंड B का, ठीक है। तो फिर इसमें कुछ वैल्यू पूछी है कि निकालो भी क्या होंगी। जैसे 5 स्टार 7 होगी तो क्या आएगा, LCM ऑफ 5 एंड 7 क्या आएगा, 5 और 7 का LCM। अब LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। 5 के मल्टीपल लिख लो, 7 के मल्टीपल लिख लो। फिर ये देखो सबसे कॉमन, जो कॉमन मल्टीपल आने शुरू हो जाए ना उनमें सबसे छोटा कौन है, तो कौन है सबसे छोटा, नहीं मल्टीपल की बात है, वो तो कॉमन फैक्टर था। अब 5 के मल्टीपल कौन है, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, जो 5 की टेबल में आते हैं। 7 के मल्टीपल 7 की जो टेबल में आते हैं। ये ऐसे करके सोच लिया करना, 1/5 + 1/7 इसका LCM लेना है। क्या आएगा LCM, 35। तो वही तो LCM क्या आएगा, 35। तो ये 5 स्टार 7 हो गया। अब जैसे 20 स्टार 16 है तो यानी कि LCM बताना है अब तूने 20 और इसका 16 का। क्या आएगा LCM, नहीं सुना रहा तो एक बार ऐसे लिख के देख ले, 1/20 + 1/16 क्या आना चाहिए LCM अब, 320। ऐसे थोड़ा नहीं, फिर ये तो ऊपर भी कुछ आओगा। LCM नो थोड़ा लिया कर, इनका कॉमन मल्टीपल लिया कर, ध्यान तो याद हो तो ये फैक्टर कराया कर दे इनकी नो करके। LCM निकालना ही नहीं है कितनी बार, 20 और 16 10वीं में।
तो 2 पर चला है जैसे 10 और 8, फिर 2 पर चला है 5 और 4, फिर 2 पे कहाँ चलेगी, इस पे तो चल नहीं रही, इस पे भी नहीं चल रही। तो वरना एक याद हो तो अलग अलग किया कर दे, 20 के फैक्टर लिख लिया कर दे, 16 के लिख लिया कर दे, फिर जो कॉमन थे वो तो एक बार लिख लिया कर दे, जो नहीं कॉमन है वो भी लिख लिया कर दे, वही एलसीएम आ कर दे ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पे जाके ये डिवाइड होना बंद हो जाए, किसी पे भी नहीं हो रहा, ना तो 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे, तो एक्चुअल में इन सब का जो मल्टीप्लाई होके आएगा ना वही एलसीएम हो, क्योंकि ये तो कॉमन आ जाएंगे और ये जो बचे हुए आएंगे। तो एलसीएम इसका ये आएगा 2 × 2 × 5 × 4, ठीक है। तो 5 चौका 20 दूनी, समझ में आई, ये एलसीएम है। ये तो तुम मल्टीप्लाई बता रही 320, तो इसका एलसीएम ऐसे भी तो लेते हैं, कई बार तुमने देखा हो, ये हो जैसे 1/2 + 1/4, एलसीएम क्या लेती है इसका 4, तो 8 थोड़ा ही नहीं लेती है। क्यों लेती है 4, क्योंकि 2 का मल्टीपल स्टार्ट करो, 2 2 दूनी 4 और 4 के 4 8, तो सबसे छोटा लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा और मल्टीपल तो 4 है ना कॉमन दोनों में जो, तो ये आ गया। ऐसे एलसीएम कैसे निकालते हैं वो अपना देख लिए तुम। एक तो तरीका ये है, नहीं तो फिर कोई भी 2 नंबर दे रखे हो, जैसे कि एक और ले लेते हैं कुछ भी, 30 और 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकती है एलसीएम निकालने के लिए, 30 नहीं लिख ले, यहाँ पे फैक्टर कर दे इसके 15, फिर बस यही हुआ क्या, तो 2 3 5, ये किसके हो गए 30 के फैक्टर हो गए, ठीक है। 5 पे चलाओगे तो 1, अब कर ले 18 के और कर ले, तो क्या हुए 18 के अब मैंने बता रखा जो कॉमन हो दोनों में, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, इनकी जगह तो एक बार ही लेना है, एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, जो कॉमन नहीं है बच के वो लिखने ही है फिर 5 × 3, तो 2 3 6 5 30 3 90, तो इसका एलसीएम 90 है, ना कि तो कभी इनकी मल्टीप्लाई 18 3 54 540 निकाल दे। समझ में आया ना, कोई डाउट यहाँ तक। अब एलसीएम निकाल लेगी ना, किन्हीं 2 का भी दे दे। तो फिर पूछता है कि स्टार इज कम्यूटेटिव, सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, स्टार कम्यूटेटिव है क्या, ठीक है। अब क्लियर है कि ए स्टार बी क्या होता है, ए एंड बी, तो बी स्टार ए क्या होएगा, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी लिखो इसको, या ये चीज़ ना बराबर है इसी के, एलसीएम ऑफ बी एंड ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना नंबरों को आगे पीछे लेने से एलसीएम पे। तो ये एक्चुअल में क्या है, बी स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो देयर फोर स्टार इज, तो स्टार क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ हो जाएगी एसोसिएटिव के केस में, है ना, एसोसिएटिव के केस में अगले पेज पे लिख देता हूँ। अब चेक करना स्टार एसोसिएटिव है कि नहीं है, थर्ड पार्ट में है ना, एसोसिएटिव है कि नहीं, स्टार इज एसोसिएटिव और नॉट, ओके, ये चेक करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए स्टार बी, तो ये क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसके साथ स्टार सी लेना। अब यहाँ पे एक नंबर आएगा, नंबर कौन है वो, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अब उसका एलसीएम किसके साथ लेना है, सी के साथ। वो सेम है कहना कि एलसीएम ले लो ए एंड बी एंड सी का, ऐसे एलसीएम ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एलसीएम ऐसे है तो इसको ऐसे सोच सकते हो, ए स्टार एलसीएम ऑफ बी एंड सी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि एलसीएम 3 नंबरों का ही आना है। तो ये सेम है ए स्टार बी स्टार सी के, तो देयर फोर स्टार क्या हो गया, एसोसिएटिव। तो ये जो एलसीएम वाला फंक्शन है ना, ये एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है।
फिर ये कह रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, आइडेंटिटी निकालो स्टार की। अब मैं उससे पहले आइडेंटिटी बता देता हूँ एक बार क्या होती है। आइडेंटिटी, मान लिया ए कोई सेट है, ठीक है, स्टार उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, एक ऐसा एलिमेंट ई, किसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए, ई से उसको डिनोट करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट कि मैं किसी भी एलिमेंट के साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन लूँ तो वही एलिमेंट मुझे फिर से मिल जाए, या तो मैं लेफ़्ट में लूँ या राइट में लूँ, ठीक है। तो वही अगर फिर से मिल जाए ना तो वो क्या कहलाएगा, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो तब हम इसी को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी, ठीक है। एक ऐसा एलिमेंट कि ऐसा ऑपरेट करूं तो हमेशा वही आए। तो आसान एग्जांपल करता हूं पहले इसका, ये फोर्थ पार्ट करने से पहले सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर, ऑपरेशन ले लिया मैंने प्लस का, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या करता है, प्लस, यानी कि ए स्टार बी जो है वो बराबर है ए प्लस बी के, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा ई ढूंढना है कि ए स्टार में ई करूँ ना, क्या मिले, फिर से ए ही मिले, कोई भी ए हो चाहे। तो ए स्टार ई कैसे ओपन होएगा, ए प्लस ई, है ना, ए प्लस ई किसके बराबर है, ए के आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ए उधर जाके माइनस, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो एक्चुअल में एक किस्म से इस टाइप का ऑपरेशन हो गया ना, ए में मैं क्या ऐड करूं कि फिर से मुझे ए ही मिल जाए, क्योंकि स्टार ऐसा ही तो ऑपरेशन है, किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वही फिर से मिल जाए, तो 0। तो 0 जो यहाँ पे है ना, ये क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल देते हैं कुछ इसको, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि ऑपरेशन एडिटिव का था, ठीक है, समझ में आया। अगर इसकी जगह ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो, मैं इन पे ले लेता हूँ, चलो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ही ले लिया मैंने, ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का, यानी कि स्टार क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है दो नंबरों को, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा ही चाहिए कि मैं यहाँ पे ऑपरेट करूँ, फिर से क्या मिल जाए मुझे, ए ही मिल जाए, है ना। ए स्टार ही करूँ तो ए मिल जाए, तो ई क्या होना चाहिए अगर सोचा जाए तो 1। और वो निकाल कैसे सकते हैं, यहाँ पे इसको ऑपरेशन को इवैल्यूएट कर दो, ए ई इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ए से ए कैंसल, ई इक्वल टू 1। तो 1 कैसी है यहाँ पे, आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमारे क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास ऑपरेशन है ये एलसीएम वाला, और हमें चेक करना है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। तो हमें क्या चेक करना कि एक ऐसा ही चाहिए हमें, ए स्टार ई करने पे क्या जाए, ए आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ऐसा ही ये तो चाहिए हमें, कोई डाउट यहाँ तक। अब देख, ए स्टार ई करने पे ये चाहिए, ए स्टार ई क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड ई, क्या आना चाहिए, ए। एक ऐसा नंबर चाहिए, कहने का मतलब मैं उसका किसी भी ए के साथ क्या लूँ, एलसीएम लूँ, तो फिर से मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ऐसा कौन नंबर हो सकता है जिसका किसी के भी साथ एलसीएम लेंगे तो वही एलसीएम आता है। जैसे सोच, यहाँ पे अगर ये हो 1/a, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्या रखूँ बटे में, एलसीएम मेरा ए ही आए हमेशा। क्या रख सकते हैं कि एलसीएम ए आए, 1, वेरी गुड। एलसीएम क्या आना है, ए आएगा ना फिर तो बस, तो फिर दिस विल एम्प्लाई ई मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ही ऐसा नंबर है जिसका किसी के साथ एलसीएम ले लो वही आएगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ई क्या आ गया, 1। तो ये क्या होगी, हमारी आइडेंटिटी होगी। समझ में आया, कोई डाउट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें क्या किया, एक सेट दे दिया 1 2 3 4 5, और ए स्टार बी क्या डिफाइन कर दिया, एलसीएम ऑफ
ए एंड बी, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब एलसीएम ऑफ ए एंड बी तो ऊपर वाले में भी था, लेकिन वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर था। अब जो ये ऑपरेशन है ना, मैंने बता रखा है सेट पे भी डिपेंड करता है कि सेट क्या लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये बाइनरी ऑपरेशन बनता है। अब इसको चेक करना कि 1 2 3 4 5 पे बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, क्या करें हम, सब का किसी के साथ भी स्टार ले लें, वो अगर 1 2 3 4 5 में ही आएगा ना तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? यानी कि तुम किसी दो का भी एलसीएम लो, वो फिर से किस में आना चाहिए, इस सेट में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं तो नहीं है। क्या सब के लिए ये सही होगा क्या? सोच, कोई भी माइंड में दो नंबर और उनका एलसीएम सोच। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक 3 and 5, ये बिलोंग्स करें हमारे सेट में, है ना, 1 2 3 4 5 में 3 स्टार 5 क्या आएगा फिर एलसीएम किसका, 3 and 5 का क्या आएगा एलसीएम इसका, 15। जब भी एक्चुअल में आपस में को प्राइम टाइप के नंबर हो ना, आपस में कुछ कॉमन ना हो, तो फिर तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आया अगर है, ठीक है। तो 15 ये तो बिलोंग्स नहीं करता इसमें सेट में, जो भी हमारा ये सेट है 1 2 3 4 5 में। तो इसका मतलब है कि स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो इसमें अभी तक बता दे। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 फिर से दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 8 HCF के ऊपर दिया है, ठीक है। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे दिया है, और ए स्टार भी क्या दिया है, HCF ऑफ ए एंड, HCF किसका, ए एंड बी का। तो पूछा है क्या स्टार कम्यूटेटिव है, क्या स्टार एसोसिएटिव है, क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। अब पूछा सबसे पहले कम्यूटेटिव है क्या। अब ए स्टार बी HCF है, तो बी स्टार ए क्या आएगा, बी और ए का HCF, वो तो एक्चुअल में सेम ही आएगा, HCF ऑफ बी एंड ए, ठीक है। HCF ऑफ बी एंड ए, वो तो एक्चुअली सेम ही आएंगे। तो दिस विल, ये दोनों तो बराबर होते हैं कि ए स्टार बी किसके इक्वल आ गया, बी स्टार ए के। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है, कम्यूटेटिव हो जाएगा। फिर पूछेंगे कि ये एसोसिएटिव है क्या, ठीक है, इज स्टार इज एसोसिएटिव। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम लिख लेना सेम एज टू एज एलसीएम वाले की तरह, ये आएगा ए स्टार बी HCF ऑफ ए एंड बी, फिर HCF विद सी, तो HCF ऑफ ए बी एंड सी बनेगा, वो आ जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा क्या इस केस में? आइडेंटिटी एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, ए स्टार ई क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, है ना, यानी कि HCF ऑफ ए एंड ई मस्ट बी इक्वल टू ए। ऐसा कोई नंबर मिल जाएगा क्या जिसका किसी के साथ भी HCF ले लें वही नंबर आए। HCF का मतलब क्या होता है, यानी कि उनके टेबल्स लिखो और जो उनमें कॉमन फैक्टर हो सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन ना, सॉरी टेबल नहीं लिखो, जो उनमें कॉमन हो सबसे बड़ा फैक्टर, है ना, फैक्टर निकाल लो, उनके फैक्टर कर लो अलग अलग, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो वो HCF कहलाता है। तो क्या ऐसा कोई ई मिलेगा क्या, मैं किसी के साथ भी उसका कॉमन फैक्टर देख लूँ ए ही आए, हैं 1, अच्छा 1 देख, 1 का 5 का HCF निकालना हो तो 5 स्टार 1 निकालिए, क्या होगा HCF ऑफ 5 and 1, क्या है इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाँ तो ये तो 1 आया ना, 2 के साथ देखेगी तो क्या आएगा, तो भी 1 आएगा। आना क्या चाहिए, ए चाहिए,
ऐसा कोई मिलेगा क्या HCF में? ऐसा एक्चुअल में नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँगा, मान लिया मैंने E ले लिया, अगर मैं 2E देखूँगा, 2E के साथ उसका ये देखूँ, 2E भी मान लिया अगर उसी में है, तो E मैंने ले लिया, 2E मैंने ले लिया, तो इनमें से कॉमन कौन आएगा? E। अगर आना क्या चाहिए था? 2E। अगर E आइडेंटिटी है तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। कह देना कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट E सच दैट HCF ऑफ A एंड E इक्वल टू A फॉर ऑल A इन नेचुरल नंबर। समझ में आया? तो इस केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 वहाँ हमने कर ही लिया था। फिर उसके बाद 10वें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? फॉर विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबोव हैज ए आइडेंटिटी। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इनमें ये बताना किस ऑपरेशन के पास क्या है? आइडेंटिटी है। इनमें से कोई 1-2 पार्ट मैं करवाता हूँ, बाकी तूने ट्राई करने। फर्स्ट तो तू कर लेना, फर्स्ट आसान है, इसमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। तो हर केस में सोल्व कैसे करना है? यहाँ से स्टार्ट करना। A स्टार E इक्वल टू क्या आएगा? A मान के चलना है। अब A स्टार E की वैल्यू निकाल दो, A माइनस E इक्वल टू A। यहाँ से फिर E की वैल्यू निकाल दो, माइनस E की वैल्यू 0, तो E की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। जो ये E की वैल्यू आई ना, ये चेक करनी है सेट में है कि नहीं। यहाँ पे रैशनल नंबर है, रैशनल में 0 होता है, तो यानी कि फर्स्ट पार्ट में तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। आइडेंटिटी कौन है फिर? 0। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। A स्टार B क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो कैसे स्टार्ट करेगी इसको? ऐसे ही A स्टार E इक्वल टू A। अब A स्टार E इक्वल टू A, इसका मतलब कैसे डिफाइन ऑपरेशन? इज इक्वल टू A आना चाहिए। इसका मतलब E स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? A माइनस A स्क्वायर के, है ना। तो यानी कि A अगर कॉमन भी ले लूँ तो ये 1 माइनस A हो गया, है ना। तो दिस विल एम्प्लाई E की वैल्यू क्या आ गई? A इंटू 1 माइनस A, और यहाँ प्लस माइनस भी आएगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे रूट में माइनस बन गया तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे मैं A को क्या ले लूँ, अगर 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, हाँ A को अगर जैसे मैं 2 ले लेता, है ना, A को 2 ले लेता, तो ये रूट में क्या बन जाएगा? इंटू 1 माइनस। और वैसे भी जैसे ही मैं A को बदलूंगा ना, तो E मेरा चेंज हो रहा है ना। एक्चुअल में E ऐसा आना चाहिए A पे डिपेंड ही ना बचे, जैसे इस केस में हो गया था। A ख़त्म हो जाना चाहिए E की वैल्यू में से, क्योंकि सबके लिए सेम चाहिए ना। अगर E A पे डिपेंडेंट हो गया ना, तो जैसे ही मैं A को बदलूंगा तो मेरा E चेंज हो जाएगा, और E जो है वो यूनिक होगा, एक ही एलिमेंट होगा सबके लिए, ठीक है। तो इस केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ऐसे ही कर करके ये सारे पार्ट ट्राई करने। कोई एक पार्ट और बता, कौन सा करें? पाँचवा तो आसान है। A स्टार E B क्या डिफाइन है? A B/4। अब देख, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? वही A स्टार E से स्टार्ट करेंगे। A स्टार E क्या आएगा फिर? A आना चाहिए। A स्टार E की वैल्यू क्या आएगी? AE इज इक्वल टू ना AE/4 इज इक्वल टू A। तो इसका मतलब है कि E की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? ये उधर जाजू के 4, है ना। A से A कैंसिल। तो देख A पे डिपेंड भी नहीं कर रही, यानी कि ऐसा ही मैं A को B से मल्टीप्लाई करके 4 डिवाइड करना। अगर मैं E की वैल्यू 4 लेके चलूँगा ना, 4, तो मैं कोई भी A बदलता रहूँ, ये 4 से 4 कैंसिल होता रहेगा, वही वैल्यू मिलेगी हमेशा। तो ये मेरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई इस केस में, ठीक है। तो ऐसे सारे पार्ट ट्राई करके देखने, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या दिया है? इस बार सेट क्या दिया है? n क्रॉस n का। अब n क्रॉस n में याद होंगे ना एलिमेंट, टपल टाइप के होंगे, पेयर टाइप के। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, किस पे? A पे। अब कैसे डिफाइन किया? इसके एलिमेंट इस टाइप के ना, AB स्टार CD, है ना, AB स्टार CD। तो किसके इक्वल होगा ये? कैसे डिफाइन कर रखा है कि पहले में तो पहला जोड़ दो
और दूसरे में दूसरा जोड़ दो। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन दे दिया है ना, ये स्टार इज दी बाइनरी ऑपरेशन ऐसे करके डिफाइन कर रखा है। और इसके बारे में पूछा क्या है कि क्या क्या निकलवाना चाहता है, कह रहा है कि शो करो स्टार कोम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एंड फाइंड दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दी सेट ए इफ़ एनी, अगर कोई है तो सबसे पहले चेक करना जैसे कोम्यूटेटिव है कि नहीं ये वाला ऑपरेशन, ठीक है, कोम्यूटेटिव है कि नहीं, ये 64 ओके, इसको चेक करना है कि ये कोम्यूटेटिव है कि नहीं है। ठीक है, इस ऑपरेशन को कोम्यूटेटिव है कि नहीं चेक करना। ए बी तो दे ही रखा है। अब ध्यान से देख, मैं अगर दूसरा निकालूँ, ये सी डी स्टार ए बी निकालो, अब इनको बदल मत देना, इनको भी कहीं बी ए कर दो। जो पूरा एलिमेंट इसको एज ए एक्स सोच सकती है, इसको वाई, एक्स स्टार वाई था तो अब वाई स्टार एक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, सी प्लस ए डी प्लस बी। अब क्योंकि सी प्लस ए किसके बराबर है, सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल ही रहेंगे। इसको बी प्लस डी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में ये कौन है फिर हमारा, ए स्टार बी, सॉरी ए बी कोमा स्टार सी डी। तो यानी कि इसका मतलब स्टार क्या हो गया, कोम्यूटेटिव हो गया ना, ठीक है। अब फिर क्या शो करना है, एसोसिएटिव। उसके लिए क्या करके चलना पड़ेगा, 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, है ना। वहाँ पे तो एक तो ए बी हो गया, ए बी अब एक एलिमेंट है, ठीक है, एक सी डी एक एलिमेंट है, एक और ले लो, मान लिया ई एफ ले लो। अब मैं एक सोल्व करूँगा इसका एसोसिएटिव का पार्ट, दूसरा तूने खुद लिख लेना है। तो इसको सोच सकती है क्या, ए बी स्टार सी डी और फिर इस पूरे का स्टार इसके साथ ई एफ के साथ। अब पहले ये खुलेगा, ठीक है, क्या आएगा, ये ओपन होएगा तो ए प्लस सी बी प्लस डी, ये आएगा स्टार ई एफ के। अब या तो तू इसको डायरेक्ट इवेलुएट कर ले, तुझे समझ में आ रहा, नहीं तो अगर तुझे कन्फ्यूजन हो रहा है तो 1 मिनट के लिए इसको एक्स मान ले, एक्स की वैल्यू ए प्लस सी, फाई की वैल्यू बी प्लस डी, और इसको ई एफ ले ले और फिर सोल्व कर दे। क्या आएगा अभी ये, एक्स प्लस ई और फाई प्लस आई, ठीक है। तो फिर एक्स प्लस ई, एक्स की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी प्लस ई हो गया, वाई की वैल्यू क्या होगी, बी प्लस डी प्लस। अब ध्यान से देख, एक्चुअल में ना ये पहले तीनों एलिमेंट ऐड हुए हैं और कुछ नहीं हुआ, और सेकंड वाले एलिमेंट ऐड हुए हैं। तो जब वो तू दूसरा भी सोल्व करेगी ना सेम टू सेम में, वो एक्चुअल में इक्वल आएगा। तो तू लिख लेना वो वाला, ये वाला ए बी स्टार विद सी डी स्टार, ये वाला सोल्व कर लेना। ये एक्चुअल में यही आना चाहिए जब तू कंप्लीट सोल्व करेगी। समझ में आया, कोई डाउट, तो ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा। अब बात आती है आइडेंटिटी है कि नहीं इसके पास, ठीक है, आइडेंटिटी है कि नहीं। तो आइडेंटिटी के लिए कहाँ से शुरू करेंगे, ए कोमा बी से स्टार्ट करेंगे। ए कोमा बी स्टार विद, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी ऑपरेशन इस टाइप का होगा इस बार, E1 कोमा E2, क्योंकि टपल टाइप में आएगा आइडेंटिटी, है ना। ये पूरा ही आइडेंटिटी का काम करेगा। किसके इक्वल आना चाहिए ये, हैं, ए स्टार ई किसके इक्वल आ करता, ए के, ए बी आना चाहिए यहाँ पे पहला एलिमेंट। ये ए है पूरा, इसको एक्स सोच, इसको ई सोच, ये आना चाहिए, है ना। अब ये कैसे निकलेगा इसकी वैल्यू, ए प्लस E1 कोमा इज इक्वल टू ए कोमा बी। अब ए प्लस E1 ये इक्वल है ए कोमा बी के, तो इसका मतलब ए प्लस E1 किसके इक्वल आना चाहिए, ए के, और बी प्लस E2 किसके इक्वल आना चाहिए,
ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ E1 की वैल्यू क्या आएगी, जी E2 की वैल्यू 0। तो यानी कि जो E1 कोमा E2 था वो हमारा क्या आया 0 कोमा जी 0। तो ये जो आई ना, ये हमारी क्या है आइडेंटिटी है, क्योंकि ये डिपेंड भी नहीं कर रही इन पे। कोई भी आप ए बी ले लो, उसमें अगर 0 0 के साथ बाइनरी ऑपरेशन लोगे तो वही आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट में 0 ऐड होगा, सेकंड में 0, तो चेंज तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, कौन सा 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? ट्रू फॉल्स बताएं। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्या दे रखा है बता दो फिर। पहला, फॉर ए आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ए ऑन नेचुरल नंबर ए स्टार ए जो होगा ना वो ए ही होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये पता क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले लें हम नेचुरल नंबर में, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले लें, तो उस केस में ए स्टार ए की वैल्यू ना हमेशा ए ही आएगी। ये बात सही है या गलत है, ये हमें चेक करना है, ट्रू है कि फॉल्स है। अब ध्यान से देखा, अगर कोई भी मैं बाइनरी ऑपरेशन लूँ तो ज़रूरी थोड़े ना ए स्टार ए की वैल्यू ए ही आए, कुछ और भी आ सकती है। जैसे यही मैं अगर ए प्लस बी डिफाइन करूँ नेचुरल नंबर पे, है ना, ए प्लस बी, तो ए स्टार ए की वैल्यू क्या आएगी? ये मैंने ए स्टार बी बताया। ये ऑपरेशन अगर मैं ले लूँ तो ए स्टार ए क्या आएगा? ए प्लस ए क्या है 2a। अब 2a तो बराबर नहीं होता ना ए के, तो पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल दे देना। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? स्टार एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, स्टार क्या है? एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। देन नुका ए स्टार बी स्टार सी क्या सेम हो गया क्या? सी स्टार बी स्टार ए के। अब कम्यूटेटिव दे रखा है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि कोई भी दो पेयर के जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इंटरचेंज हो सकते हैं। मान लिया अगर कहीं पे एक्स स्टार वाई लिखा मिल जाए ना, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? वाई स्टार एक्स लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब है किसका? कम्यूटेटिव का। अब देखते हैं ये इसके इक्वल नहीं। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए स्टार ये है बी स्टार सी। तो जिस समझाने के लिए ना मैं इसको 1 मिनट के लिए क्या मान लेता हूँ? एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये ए स्टार में क्या लिख लेता हूँ? एक्स। अब कम्यूटेटिव है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्टार ए। क्यों? क्योंकि स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब ध्यान से देख, मैं चाहूँ तो एक्स की वैल्यू भी रख सकता हूँ। फिर से क्या है एक्स की वैल्यू? स्टार विद ए। अब एक्चुअल में स्टार कम्यूटेटिव है तो बी स्टार सी किसके इक्वल है? सी स्टार बी के, है ना। कम्यूटेटिव है तो ये तो इक्वल होंगे, और स्टार विद ए। और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड वाले स्टेटमेंट क्या है फिर? ठीक है, तो ये था चैप्टर फर्स्ट। ये 13 तो हो ही गया है ना। ये ऑपरेशन दे रखा है, पूछ रखा है कि कम्यूटेटिव है क्या? कम्यूटेटिव तो है, ये एसोसिएटिव नहीं होगा। एक एग्जांपल दे देना है। ठीक है, तो फिर इस चैप्टर को अब अच्छे से कर ले, विद एग्जांपल कर ले। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे या तो नेक्स्ट चैप्टर या उस नेक्स्ट ही करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, मुझे पता है तुम्हें ज़रूर नहीं आता होगा। ओके, ये साइन वगैरह की वैल्यू आती है, जैसे ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं इनमें निकालनी, या सिर्फ नहीं आती मतलब? अच्छा, ये होता है 0 डिग्री। इसको अगर नंबर लाइन पे हम सोचें ना, तो ये जैसे परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आता है, यहाँ पे 180 डिग्री का, यहाँ पे 270 डिग्री का, और यहाँ पे 360 डिग्री का। तूने कभी इसकी वैल्यू देखी है क्या? साइन 120 डिग्री क्या होता है? नहीं देखी। ओके, तो हम ना अभी ये भी सीखेंगे कि साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालें। बस उसके लिए ये है
कि तुम्हें जो वो 0 से 90 के बीच में वैल्यू होती है ना, एक तो किस पे 0 पे, 30 पे, 45 और 60 और 90 पे वैल्यू सबकी पता होनी चाहिए, है कि नहीं? पता होगी ना सबकी वैल्यू? नहीं याद है तो ये याद कर लिए एक तो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इन पे वैल्यू निकलेंगी कैसे, बाकियों पे वैल्यू कैसे निकलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एंगल दिया होगा मान लिया, है ना, कहीं पे भी दे सकता वो। सपोज करो तुम्हें साइन 120 ही निकालना है, साइन 120 ही निकालना है, तो साइन 120 को तुम ऐसे लिख सकती हो, कैसे, साइन 180 माइनस 60, क्या लिख सकती हो, साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकती हो ना 120 को ऐसे तो, ठीक है। और एक चीज़ तुम्हें ये याद करनी, इस क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है ना ऑल पॉजिटिव होती हैं, कोई भी हो, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट सब पॉजिटिव आएंगे। इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आएंगे, केवल साइन और, तो ये क्या कहाँ से सुना तूने, या भी सुन रही है, ये इसमें टेंजेंट और कोट और इसमें कोस और यही पॉजिटिव आते हैं। अब एक्चुअल में इसको क्या लिख सकती है, 180 में से जब भी कोई चीज़ घटेगी ना तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो यहाँ पे साइन ही लिखा रहेगा, और जो ये एंगल है ना ये एंगल यहाँ पे आ जाएगा बस, ठीक है, साइन 60। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है 120, 180 में से कुछ घटाया गया, 180 में से कुछ यानी कि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो इसके बाहर का साइन प्लस ही रहेगा, बस फिर साइन 60 की वैल्यू लिख दो, क्या होती है √3/2। ये एक तरीका है साइन 120 की वैल्यू निकालने का, ठीक है। एक और तरीका है, साइन 120 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, साइन 90 प्लस 30, ओके। अब इस केस में क्या होगा, जब भी 90 में कोई चीज़ जुड़ेगी या घटेगी ना तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज। साइन किस में बदलेगा, कोस में, कोस होता तो साइन में, टेंजेंट होता तो कोट में, कोट होता तो टेंजेंट में, और वो सीकेंट होता तो कोसिकेंट में, कोसिकेंट होता तो सीकेंट में, और एंगल आ जाएगा जो यहाँ पे है, ठीक है, एंगल आ जाएगा जो यहाँ पे है। और फिर से ये तो चेक करना हमेशा क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड में ये वाली चीज़ पॉजिटिव होती है तो बाहर प्लस ही रहेगा। अब कोस 30 की वैल्यू भी देखेगी ना, वो भी यही होती है √3/2। यानी कि हर पॉइंट पे वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं, अभी इनको भूल जा, सिर्फ सेकंड में ही सोच। तो सेकंड में वैल्यू निकालने के दो तरीके हो गए तेरे पास, या तो 180 में से घटा के लिख लो या 90 में ऐड करके लिख लो। 180 में से अगर घटा के लिखेगी तो फ़ायदा ये रहेगा, जो एंगल है साइन है तो साइन ही रहेगा, लेकिन अगर 90 में होगी तो तुझे याद रखना होगा साइन कोस में बदलेगा, कोस हो तो साइन में, टेंजेंट हो तो कोट में, सीकेंट हो तो कोसिकेंट में, ऐसे करके चेंज होएंगे, ठीक है। एक दो वैल्यू और निकालते हैं इसमें, जैसे कि मैं तुझसे पूछता हूँ कि टेंजेंट 135 निकालो, ये भी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, क्योंकि 90 से 180 के बीच की सारी वैल्यू सेकंड में होती हैं, ओके। तो टेंजेंट 135 निकालना, दो तरीके हैं इसको निकालने के, या तो मैं 180 में से कुछ घटा के लिख दूं या फिर 90 में कुछ जोड़ के लिख दूं, बता पहले कौन से तरीके से करें। तो 180 में से क्या माइनस होगा, एक्चुअली मैं वही वैल्यू लिखूँगा जिन पे हमें वैल्यू पता होती है, उनके अलावा नहीं लिखने वाले, ठीक है। नहीं तो फिर इनकी आएगी साइन 25 की, उसकी पता ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। टेंजेंट 180 माइनस 45, अब टेंजेंट 180 में से घटाए तो चेंज तो नहीं होगा, क्या रहेगा 45। अब बस ये चेक करना कि साइन कैसा आएगा, ये क्वाड्रेंट कौन सा था, सेकंड में टेंजेंट क्या होता है माइनस, तो बस इसके आगे माइनस लग के आ जाएगा, और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू आ गई -1। सेम इसी को तो दूसरे तरीके से करना चाहे तो इसको ये लिखने की बजाय टेंजेंट 45 को और क्या लिख सकती थी, टेंजेंट 90 + 45 भी लिख सकती थी, 90 + 45। अब 90 में ऐड हुआ है कुछ
ऐड होए या सब्ट्रैक्ट होए तो क्या होएगा, चेंज। टेंजेंट किस में बदलेगा, कोट में, और एंगल 45। लेकिन ये चीज़ अभी भी देखनी है कि वो कैसा है उसमें, तो इसमें ये टेंजेंट कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसके आगे माइनस। और कोट 45 की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो माइनस बाहर है ही। तो समझ में आया। अब इनमें से अगर किसी में भी वैल्यू दी हो ना, तो यही दो तरीके हैं निकालने के, किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो जो हमें पता होती हैं, ठीक है, समझ में आया। एक्चुअल में अब अगर ये तो मैंने इसके केस में बता दिया, यहाँ पे अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे एंगल होगा तो जैसे मैंने लिया, मैं 180 प्लस क्या लूँ, 30 ले लेता हूँ, 210 ले लेता हूँ, जैसे है ना, 210 ले लिया मैंने, यहाँ पे होगा वो 210। अब फिर से देख, 210 को लिखने के दो तरीके, या तो 180 में कुछ जोड़ दो, क्या 30 जोड़ लो, या फिर 270 में से 60 घटा दो, है ना। अब किसी की भी वैल्यू निकालनी है, जैसे 210 पे मान लिया कोस की ही वैल्यू निकालनी है, सपोज क्या निकालना है, कोस 210 निकालना है। तो अब इसको लिखने के दो तरीके, बता कौन सा तरीका लिखें पहले, 180 प्लस 30। अब 180 में तो चेंज होता ही नहीं, चाहे जुड़े या घटे, तो कोस है तो 30। अब क्वाड्रेंट कौन सा है ये, थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में सिर्फ टेंजेंट और कोट पॉजिटिव आएंगे, तो इसके आगे माइनस, तो ये क्या वैल्यू दे देगा फिर, माइनस के कोस 30 क्या होता है, √3/2, हाँ, तो √3। समझ में आया। इसी को क्या, एक तरीका ये था कि 270 में से घटा के लिख सकती थी, 270 माइनस 60। एक्चुअल में अब मैंने 90 के केस में बताया था चेंज होगा, तो 270 के केस में भी क्या होगा, चेंज होगा। एक्चुअल में ये जो खड़ी लाइन है ना, इस पे जो वैल्यू हैं उनमें अगर कोई चीज़ जुड़ेगी या घटेगी तो हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा, हमेशा चेंज। अब सोच रही होगी इस पे तो सिर्फ 90 और 270 ही हैं, और वैल्यू तो है ही नहीं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 360 से आगे भी घुमा लेते हैं, ये 360 हो गया, इसको एक बार और घुमा देते हैं, तो ये फिर वैल्यू कितनी होगी, 360 में 90 और जुड़ जाएंगे, 540। फिर आगे अगर घुमाएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 630, 90 जुड़ेंगे ना, फिर यहाँ पे जाएगी तो ओह ये गलत कर दिया, 360 में 90 जुड़ेंगे तो कितना आना था, 360 में 90 जुड़ते तो 450 होएगा ना, और क्या 40 और 50 90, 450 होएगा, और ये होएगा फिर 540, ये 540, ये फिर 630, और जब ये पूरा घूम के यहाँ चला जाएगा तो एक बार फिर से 720। इसको कितनी बार भी घुमा सकते हैं, कितनी बार भी घुमा सकते हैं, ठीक है, कितनी बार भी घुमा सकते हैं। तो एक्चुअल में जब जब कोई चीज़, अब इससे घुमाने का ये फ़ायदा हो गया, कोई तुम्हें जैसे यहाँ पे 500 क्या है, ये 40 है ना, तो कोई 570 की वैल्यू पूछे, तो 570 की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो 540 में कुछ जोड़ लो, या 630 में से कुछ घटा लो। 630 में से 60 घटाओगे तो 570 आएगा। तो यानी कि ये बार बार घुमाते रहो, तो जब भी कोई वैल्यू तुमसे पूछेगा ना, तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गई है, ठीक है। जैसे ही किसी क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी तो तुम्हें बस ये देखना है कि उसको तुम या तो इस लाइन के अकॉर्डिंग लिखोगे या फिर नीचे वाले लाइन के अकॉर्डिंग लिखोगे। इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, इसको वर्टिकल। तो जब भी इस लाइन पे जो वैल्यू आएंगी, जैसे इस पे कौन आया, 0 आया, फिर 180 आया, फिर 360 आया, फिर 540 आया, फिर 720 आया, इस लाइन वाली वैल्यू में अगर ये एंगल तुम प्लस करते हो या माइनस करते हो तो चेंज नहीं होगा, वो एंगल वही का वही रहेगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर इस लाइन वाली वैल्यू में, यानी कि 90 में, 270 में, 450 में, या 630 में, या और भी बहुत सारे आएंगे, इनमें अगर आप कोई चीज़ प्लस या माइनस करती हो तो बदल जाएंगे, साइन कोस में, टेंजेंट कोट में, कोसिकेंट सीकेंट में, और उल्टे भी, है ना, कोस साइन में। समझ में आया बात। तो अब जैसे ये 270 में से हमने क्या घटाया है, 60, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कोस
चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, है ना, किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। और एंगल कितना आएगा, जो घटाया हुआ एंगल है 60। और कोस इसमें कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो ये माइनस साइन 60 भी यही होता है √3/2। तो अब यानी कि किसी भी पॉइंट पे वो वैल्यू पूछ ले तुम्हें, सिर्फ अगर इन पॉइंटों पे वैल्यू तुम्हें पता है तो तुम बता सकती हो। पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और फिर ये देखना पड़ेगा कि तुम इसका यूज कर रहे हो कि इस खड़ी लाइन का यूज कर रहे हो, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। वर्टिकल में अगर तुमने कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हें चेंज करना होगा, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल में किया तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और इसमें, फिर ये चेक करना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ में आया, बस इतना सा काम है। तो आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैं एक आध पॉइंट पे और वैल्यू पूछता हूँ, जैसे कुछ भी पूछ लेता हूँ। 600, अच्छा 690 डिग्री पे निकालना चाहता हूँ मैं, ठीक है। 690 डिग्री पे तुमने इस पे ना सब की वैल्यू निकालनी है, साइन की भी, कोस की भी, टेंजेंट की भी, ठीक है, कोट की भी, और कोसिकेंट और सिकेंट की भी। इनमें से मैं कोई दो वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ और दोनों मेथड से निकालनी है। अब जैसे यहाँ पे 0 होता है स्टार्टिंग में, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। अब ये कैसा है 270, 90 ऐड होके आ रहे हैं, ठीक है, अगर ना पता हो। फिर ये कितना हो गया 360। फिर ये जब घूम के ऊपर गया तो 360 में 90 जोड़ेंगे तो 450। फिर ये जब यहाँ आएगा तो 540। फिर जब ये यहाँ आएगा तो, फिर ये जब यहाँ जाएगा तो, अब 690 कहाँ होगा, 630 से ज़्यादा, 720 से थोड़ा कम। तो कहीं पे यहाँ पे होगा ये, है ना, 690 डिग्री। बोल किसकी वैल्यू निकालूँ मैं इस पे, बता। साइन कोस टेंजेंट कोट किसकी निकाल के बताऊँ, साइन की निकाल लेते हैं। साइन 690। बस अब ये देखना है, इनको लिखना है या तो इसका यूज करके या इसका यूज करके। तो क्या लिखें बताओ, इसको बता कि कौन से का यूज करेगी। और इसी लाइन में हमेशा कोशिश करना जोड़ने या घटाने की। इससे क्या होगा, तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा, चेंज करना है कि नहीं, वही का वही रहेगा। तो ये आ जाएगा साइन। बस अब जब ये लिख लो, एक चीज़ और चेक करके आ जाया करो, ये उस क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चेक करना। ना कि ये चेक करना ये वाला साइन कैसा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो बस माइनस बाहर, तो ये -1 बटे 2। अगर दूसरे तरीके से निकालते तुम, साइन 690 को क्या लिख सकते थे, साइन नहीं 360 नहीं, 630। एक्चुअल में ये जो इसके नज़दीक वाले हैं ना, अब 360 और 270 कोई काम के नहीं है 690 के केस में, जो उसके करंट में नज़दीक के हैं ना। और इसको तू आगे भी घुमा सकती है, फर्दर और आगे घुमाना चाहे तो ये 810 आ जाएगा फिर, है ना। और ये फिर 900 आएगा ना पूरा, है ना, 900। फिर ये 90 जुड़ेंगे तो 990। फिर ये इधर जाएगा तो 1080। ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 1/2। अब ये चेक कर रहे थे, अब 630 कौन सी लाइन पे है, इस लाइन पे है। तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 630 किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस 60। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ में कोस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कोस को तो नहीं देखना, जो ऊपर वाला एंगल था उसी को देखना, साइन को। साइन क्या है, तो नेगेटिव। अब कोस सेट की वही तो वैल्यू होती है जो साइन 30 की होती है, एक किस्म से। समझ में आ गया ना। तो ये ऐसे करने हैं। अब यानी कि ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि कैसे ये चीज़ होंगी। +1 का मैथ रखा है या चला गया इधर उधर, कट जा लिया।